सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। देखो रिकॉर्डिंग शुरू हुआ क्या? यस सर। ओके, चेक है सबके हाथों में? हाँ सर। ठीक है, सुनो अभी हमने क्या लिखा है, अभी सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। अभी हमने लिखा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके आगे हमने ईयर लिखा है, तो आप भी ईयर लिखेंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ईयर क्या है, तो 1881 का है। दूसरी बात, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब बन के तैयार हुआ, जिसको हम कहते हैं इनेक्टेड, तो ये बन के तैयार हुआ 9 दिसंबर 1881 को। जैसे आपकी संविधान बन के तैयार तो हो गई थी, है ना, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने 26 जनवरी 1950 को उसको एक्सेप्ट किया था। वैसे ही ये भी है, इनेक्शन 9 दिसंबर 1881, और जो कमेंस्ड हुआ था, जब हमने लागू कर दिया था सबके लिए, वो 1 मार्च 1882. There are 147 sections of negotiable instrument, in which section number 4, 5 and 6 is defined by promissory note, bills of exchange and check respectively. Please pen down these 5 or 6 facts. क्वेश्चन पूछते भी रहो, जिनको नहीं समझ में आया पूछते रहो फटाफट। सर ऊपर का सरनेम क्या है अपना फुल फॉर्म? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आपका हेडिंग होगा। इस हेडिंग के अंदर हमने ये मुखरा लिखा है। ये एक्ट 1881 का है। इनेक्शन की बात पूछी जाए तो दिसंबर में हम आएंगे, कमेंस की बात पूछी जाए तो 1 मार्च को हम आएंगे, सेक्शंस की बात पूछी जाए तो 147 सेक्शंस, और उस 147 सेक्शंस में 3 सेक्शन मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है, सेक्शन नंबर 4, 5 एंड 6। और वो 4, 5 और 6 में सिर्फ आज हम 6 सेक्शन नंबर की बात करेंगे, जिसमें चेक की डिटेल को हमें देखना है। सर लिखने भी नहीं दिया। अरे क्या किया अभी तक? फिर किसका किसका छूट गया? क्या लिखा है आपने, बताओ? सेक्शन 147 के आगे। हाँ, सेक्शन 147 के आगे लिखो सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 लिखो, 5 लिखो और 6 लिखो। सेक्शन नंबर 4 लिखो प्रोमिसनरी नोट, PROMISSORY। सेक्शन नंबर 4 लिखो प्रोमिसनरी नोट। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोमिसनरी नोट का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है, यू हैव टू टिक मार्क ऑन सेक्शन नंबर 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट लिखिए सेक्शन नंबर 5, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और नेक्स्ट लिखिए सेक्शन नंबर 6, चेक। अब देखो ड्राइंग में बोर्ड में दिख रहा थोड़ा, हाँ बोर्ड में लेफ्ट साइड का थोड़ा नहीं दिख रहा। सर कमेंट्स की डेट बता दो ना। नेगोशिएबल के नीचे क्या लिखा? कोई बात नहीं, 2 मिनट। अभी दिख रहा है बरोबर? यस सर। सर कमेंट्स की डेट बता दो ना। 1 मार्च 1882, 1 मार्च 1882। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नीचे क्या लिखा था? इनेक्शन मतलब बन के कब तैयार हुआ, इनेक्टेड ऑन 9 दिसंबर 1881, commenced on 1 मार्च 1882। ये सीधा हुआ क्या यार? सीधा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। चलो ये आपके चेक का स्वरूप है। इस स्वरूप को हमें देखना है कि क्या, कहां और कैसे लिखा रहता है। सबसे ऊपर में लिखा रहता है पे, पे के सामने ये डैश बना रहेगा, और यहाँ पे एक फॉर्मेट होगा। ये फॉर्मेट हमेशा इसी आकार का होगा, DY DD YY MM। उसके बाद यहां भी लिखा रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रुपीज का ही सिंबल होगा, न कि RS लिखा हुआ होगा। यहाँ पे आप अगर ठीक से देखेंगे तो एक होलोग्राम टाइप का होगा, अगर सरकारी बैंक का चेक है तो। अगर प्राइवेट बैंक का चेक है तो एक वेव आपको जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे कस्टमर का नाम होगा, जैसे मेरा नाम कुणाल है,
तो कस्टमर का नाम यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पे साइन लिखा हुआ होगा। इतनी बात है आपके चेक पे? यस सर। यस। यहाँ पे सबसे लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट होंगे? तो आप काउंट कीजिए, 6 ही डिजिट लिखे हुए होंगे। मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड 6 डिजिट होगा। 0 0 0 जो भी हो वो 6 डिजिट होगा। उसके बाद 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 9 डिजिट होंगे, है या नहीं? यस सर। उसके बाद फिर से 0 0 0 0 0 0 6 डिजिट होगा, है या नहीं? और आखिरी में 2 डिजिट होंगे। यस, वेरी गुड। चेक है ना सबके पास? यस सर। जिनके पास है बहुत अच्छा लगा क्लास। उसके ऊपर में, सबसे चेक के ऊपर में आपका IFSC कोड लिखा हुआ होगा। देखिए सही ढंग से, तो बैंक का तो डिटेल होगा ही, उसके साथ साथ एक IFSC कोड लिखा हुआ होगा। और वो IFSC कोड 1 2 3 4 1 और 1 2 3 4 5 मतलब टोटल 11 अल्फा न्यूमेरिक होगा। काउंट कीजिए एक बार। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये आपकी चेक है। इस चेक को हमें देखना है और उस देखने में हमें पहला देखना है जो टाइप ऑफ चेक, वो होगा बियरर चेक। लिखेंगे कोई भी नहीं जब तक मैं लिखना शुरू नहीं करूंगा। बियरर चेक। और दूसरा होता है ऑर्डर चेक। देखिए आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका लिखा हुआ होगा, यहाँ पे जो सेकंड लाइन होगा वो लिखा होगा और बियरर। अगर और बियरर नहीं है तो लिखा रहेगा और ऑर्डर, है या नहीं? हाँ सर है। यस सर है। आवाज आ रही है? यस। हाँ सर। अगर आपके चेक पे बियरर लिखा हुआ नहीं है तो आपके चेक पे ऑर्डर लिखा हुआ होगा। इस दोनों में से एक का होना कंपलसरी है। क्यों? कोई ऐसे जिनके चेक पे ये दोनों नहीं है? सबके चेक पे है ना? हाँ है। वेरी गुड। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। नाम हमने क्या लिखा? पेटू राम। और यहाँ पे सामने लिखा पेटू राम कुमार। आज का डेट कितना है भाई? 3 मैंने डेट लिखा 3 Jan 2021। यहाँ पे लिखा 5,000 रुपीज ओनली। और यहाँ पे लिखा 5,000 रुपीज। यहाँ पे मैंने साइन किया और ये चेक मैंने दे दिया राम कुमार को। राम कुमार अगर मेरे बैंक में ये चेक लेके जा रहा है, विल ही गेट मनी और नॉट? यस यस। यस सर। राम कुमार नहीं गया। राम कुमार बोला मेरा सर दर्द कर रहा है, उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, उसका नाम था श्याम कुमार। अभी श्याम कुमार साहब लेके जा रहे हैं, राम कुमार का नाम लिखा हुआ चेक पे। पैसा मिलेगा क्या श्याम कुमार को? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अभी श्याम कुमार बोला कि अरे सुनो, अभी श्याम कुमार बोला कि मेरा भी सर दर्द कर रहा है, उसने अपने वाइफ को दे दिया, सीता कुमारी को। सीता कुमारी को चेक पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं सर। ना सर। अब मुझे क्या होता? मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। मिलेगा सर। मिलेगा? नो सर, नो, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर, क्योंकि सर राम कुमार नाम लिखा है ना, तो अभी दूसरे को दे देंगे तो कैसे मिल सकता है? अच्छा, मुझे नहीं पता मैडम, इसका आंसर मैं आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। आंसर सुने। बियरर चेक ये कहता है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। बियरर चेक ये कहता है कि अगर ये चेक कुत्ते के गले में भी डाल दिया जाए और वो बैंक पहुंच रहा है, उसको पैसा अगर बैंक वाले दे रहे हैं, तो बैंकर्स आर नॉट डूइंग रॉन्ग थिंग्स। Whosoever is bearing the, ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं। Whosoever is bearing the instrument, whether the name is on the instrument is Ram Kumar, now the instrument is a hand of Syam Kumar or Sita Kumari. She is wearing the, or she is holding the instrument. She is
द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अरे माइक बंद करो यार, किसका माइक ऑन है? फिर से बोल रहा हूं, अगर इंस्ट्रूमेंट बियरर है XYZ, कोई भी पर्सन बैंक में लेके जा रहा है, उसे पैसा बैंक वाले दे सकते हैं। क्लियर? पहली बात समझ में आई आपको? मतलब मिलेगा ना सर पैसा? यस, पैसे मिलेंगे। मेरा चेक रहेगा तो ही सर लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ तो देना पड़ता है ना। अभी कोई क्वेश्चन मत पूछो जब तक मैं क्वेश्चन पूछने के लिए ना बोलूं। ऑटोमेटिक जितने भी डाउट है सब क्लियर होंगे, सिर्फ मेरे को सुनते रहे। बियरर चेक के बारे में सिर्फ मैं बता रहा हूं, बियरर चेक में कोई भी पर्सन जा रहा है उसको हम पैसा दे सकते हैं। बैंक डे टू डे एक्टिविटी में क्या करती है इज नॉट ऑल, आपके एग्जामिनेशन के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। आरबीआई की निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या करती है, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। डे टू डे एक्टिविटी में बैंक वाले रिटर्न कर देते हैं, ये करते हैं, वो आईडी प्रूफ लाओ, इसको लाओ, हम राम कुमार को ही चेक देंगे, ये आपके एग्जामिनेशन का कहीं से भी पार्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट आप अगर बैंक में भी जाते हैं और आप अगर चेयर पे बैठे हुए हैं कैश काउंटर पे और उस इंस्ट्रूमेंट पे बियरर चेक लिखा हुआ है, आंख बंद करके पैसे दे देने का, मेरा नाम लेके, आप किसी भी कड़ी में गलत साबित नहीं हो सकते हैं एज पर आरबीआई नॉर्म्स। लेकिन आज के डेट में बैंक क्या करती है, बैंक वाले क्या करते हैं, अरे साहब ये तो राम कुमार का नाम लिखा हुआ, आप तो श्याम कुमार हैं, राम कुमार को भेजो। अभी राम कुमार भी आता है अगर, तो उसको बोलते हैं आईडी प्रूफ दिखाओ। अगर उसने आधार कार्ड दिखाया तो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बोलते हैं पैन कार्ड दिखाओ। दोनों दिखाता है, फिर भी 10 बार उसे ऊपर से नीचे देखते हैं, फिर उसे पैसे देते हैं। वो बैंक वाले को पता नहीं है कि बियरर चेक और ऑर्डर चेक क्या है। मैंने स्पष्ट आपको बताया है कि बियरर चेक राम कुमार के नाम से लिखा हुआ है, कुणाल कुमार भी उसको ले जाकर प्रेजेंट करता है, तो कुणाल कुमार इज होल्डर इन ड्यू कोर्स और वो पैसा लेने का वो दावेदारी रखता है इफ द इंस्ट्रूमेंट इज बियरर। क्लियर? यस सर। यस सर। यस। दूसरी बात, अगर ये चेक बियरर नहीं है और ऑर्डर है, जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट पे, बहुत लोगों के इंस्ट्रूमेंट पे बियरर लिखा हुआ है, अभी वो सिर्फ क्या करेंगे तो बियरर को एक लाइन मार के कट कर देंगे। जैसे ही आपने बियरर को सिंगल लाइन मार के कट किया है, ऑटोमेटिकली द इंस्ट्रूमेंट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर चेक। आपको लिखना नहीं है, बियरर को कट किया, एज्यूम है, एजम्पशन है कि वो ऑर्डर हो गया। अगर ऑर्डर लिखा हुआ है आपके इंस्ट्रूमेंट पे, ऑर्डर को आपने कट किया तो ऑटोमेटिकली वो इंस्ट्रूमेंट किसमें कन्वर्ट हो गया? बियरर। यस। अगर ये ऑर्डर चेक है, सपोज मेरे चेक पे बियरर लिखा हुआ था, मैंने बियरर को कट कर दिया राम कुमार को देने से पहले, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? ऑर्डर। ऑर्डर। अभी बैंक वाले सिर्फ और सिर्फ किसको पैसा देंगे? राम कुमार। कुमार। राम कुमार। फिर से सुने, बिकॉज हु इज गिविंग द ऑर्डर टू बैंक? दिस पर्सन, कुणाल सिंह is giving order to bank, please pay this 5,000 rupees in the hand of Ram only. क्लियर हुआ कंसेप्ट? नहीं तो परेशान हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, पता ही नहीं चलेगा ये ऑर्डर क्या है, ये बियरर क्या है। अभी कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। नो सर। अभी मेरे को इतना सोच के बताइए कि हम आईडी प्रूफ, अगर आप बैंक में एज ए कैशियर ज्वाइन करते हैं, एज ए सर्विस मैनेजर आप ज्वाइन करते हैं, आपको पासिंग के लिए दिया जाता है, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशन देके आप पास करते हैं, तो आप आईडी प्रूफ कौन से चेक में मांगेंगे? ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक, ओनली ऑर्डर। बियर में आप मांगते हैं, अच्छी बात है, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम अपने जस्टिफिकेशन के लिए मांग लेते हैं, बट बियर में मांगने की कोई भी बात नहीं है। ऑर्डर में आप जेन्युइन पर्सन को डिफाइन कीजिए, क्या ये वही पर्सन है या नहीं। क्लियर? ऑर्डर और बियर? यस। अभी क्वेश्चन मत पूछो, अभी कोई भी क्वेश्चन मेरे से मत पूछना, आधे घंटे तक मैं खुद बोलूंगा, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है ना वो ऑटोमेटिकली आधे घंटे में आंसरेबल हो जाएंगे। अभी कोई भी क्वेश्चन मेरे से मत पूछो, सिर्फ मेरे को बोलने दो। मैंने अभी क्या किया, अभी तो इनको पैसा चाहिए था साहब को, मैंने 5,000 रुपए दे दिया, लेकिन कुणाल सिंह ने क्या किया, यहां पे पैसा देने के बाद इसने सिंगल लाइन या फिर डबल लाइन कर दिया। सिंगल लाइन हो या फिर डबल लाइन हो कोई बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है।
और उस मतलब को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉस चेक। क्लियर? Yes. मैंने राम कुमार को ही दिया, अभी राम कुमार आईडी प्रूफ लेके चले गए बैंक में कि भाई साहब मुझे पैसे दो, बैंक वाले पैसे देंगे या नहीं? नहीं सर, क्यों भाई, दुश्मनी हो गया क्या? वो अकाउंट टेबल हो गए। वेरी गुड। The meaning of single parallel line or double parallel line on the left hand side top of the check defines the order given by customer to bank. Do not pay the cash in the hand of customer. This is only and only account payable. कोई दिक्कत यहां पे? सर रिपीट कीजिए ना क्रॉस चेक का। क्रॉस चेक अगर है, हमने डबल लाइन लगा के दे दिया तो वो सिर्फ राम कुमार के ही अकाउंट में जाएगा, वो किसी भी बैंक में हो राम कुमार के ही अकाउंट में जाएगा, मतलब अकाउंट पेएबल होगा। अभी ऑर्डर और बियरर में क्या था, कैश मिल रहा था ना हाथ में, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे। लेकिन अगर हमने डबल पैरेलल लाइन लगा दिया तो कहां पे पैसा मिलेगा, हाथ में मिलेगा या अकाउंट में मिलेगा? अकाउंट में मिलेगा। तो अकाउंट पे चेक को ही हम क्या बोलते हैं? क्रॉस चेक बोलते हैं। ठीक है, इस 3 चेक में कोई दिक्कत? अभी इस 3 चेक में कोई दिक्कत जो मैंने बताया है, आपके मन में जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं, इस 3 चेक में कोई दिक्कत नहीं। अभी राम कुमार का जो अकाउंट है वो एक इलाहाबाद बैंक में है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ये चेक कहां पेएबल होगा? राम कुमार holding 2 account, one account is in the State Bank of India and other account is in Bank of India. ये चेक कहां पेएबल होगा? सर राम अपने अकाउंट में, मतलब जिस अकाउंट का नंबर उसमें होगा ना उसी अकाउंट में जाएगा, वो राम की अकाउंट में। मगर हाँ क्या हो गया? तो उसमें अकाउंट नंबर लिखते हैं ना, स्लिप भरते वक्त अकाउंट नंबर। एक्चुअली राम अपने अकाउंट में डाल सकता है किसी भी। सुनो, राम ऊपर चले गए लंका को विनाश करने के बाद। अभी अवधारणा बची हुई है, ध्यान से सुने। क्रॉस चेक एक व्यक्ति का अगर 5 अकाउंट है, 5 में से किसी भी अकाउंट में जा सकता है, बशर्ते जो अकाउंट नंबर आपने उसमें डाले हैं या फिर जिस बैंक में आपने डिपॉजिट किया। सपोज राम कुमार का अकाउंट अगर स्टेट बैंक में है और मैंने उनको चेक दिया है एचडीएफसी बैंक का, तो वो कहां पर डालेंगे? एचडीएफसी में डालेंगे या स्टेट बैंक में डालेंगे? स्टेट बैंक। हाँ, वो अपने बैंक में डालेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन उनका अकाउंट अगर इलाहाबाद बैंक में होता, वहां पे डालते तो वहां क्लियर हो जाएगा। मतलब किसी भी बैंक में वो डालेंगे वो चेक क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुझे पता था इस राम कुमार का जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक में ही है और इलाहाबाद बैंक में भी है। मैं नहीं चाहता था कि उसके इलाहाबाद बैंक में पैसा जाए, क्योंकि वो पैसा सरकारी पैसा था, वो स्टेट बैंक में जाना था। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इस डबल पैरेलल लाइन के बीच में लिख दूंगा एसबीआई। फिर से बोल रहा हूं, डबल पैरेलल लाइन के बीच में लिख दूंगा एसबीआई। नाउ दिस चेक विल ओनली बी पेएबल इन एसबीआई because this check is known as a special crossing check. स्पेशल क्रॉसिंग कहने का मतलब हमने क्रॉस तो किए हैं लेकिन उसके साथ कुछ हमने सिग्निफिकेंस जोड़ दिए हैं, हमने उस बैंक का नाम डाल दिया, तो वो सिर्फ उसी बैंक में जाएगा। अभी राम कुमार इलाहाबाद बैंक में भी जाके प्रेजेंट करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया में जाके प्रेजेंट करेंगे, ये चेक पे नहीं होगा, क्योंकि ये चेक अकॉर्डिंग टू आरबीआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्पेशल पे क्रॉसिंग चेक है। वो सिर्फ उसी बैंक में जाएगा जिस बैंक में डालने की ऑर्डर किसने दी है? तो कस्टमर ने दी है। क्लियर यहां पे? यस। नाउ देयर आर 3 टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस चेक। वन इज, एक को हम कहते हैं पेई, दूसरे को हम बोलते हैं ड्रॉर और तीसरे को हम बोलते हैं ड्रॉई। तो 3 टर्म बता रहा हूं, पेई, ड्रॉर और ड्रॉई। आज के बाद भूलने का नहीं कि पेई कौन होगा, ड्रॉर कौन होगा और ड्रॉई कौन होगा। ये चेक अभी किसका है? पेई। अभी चेक किसका है? मैंने सिर्फ लिखा है, राम कुमार को दिया नहीं। ये चेक किसका है? अभी पेई का है। ये चेक मेरा है।
मैं अपने मेरा है ना अकाउंट, तब तो मैंने साइन किया है, तो मैंने अपने ड्रॉ को खींच के इस चेक की ये स्लीव को निकाला है। तो मैंने चूंकि ड्रॉ खींचा है, इस कारण से ये क्या कहलाएगा? याद रखने का, ऑलवेज अकाउंट होल्डर इज कॉल्ड ड्रॉअर इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अभी के बाद मैं कस्टमर बोलूंगा ही नहीं, अभी के बाद मैं सिर्फ बोलूंगा ड्रॉअर। उसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ड्रॉअर का मतलब है जिसका चेक है। क्लियर? अभी पैसा मिल किसको रहा था? राम कुमार को पैसा मिल रहा है। तो राम कुमार साहब जो हैं, ये क्या होगा? पेई। इनको पैसा पेमेंट हो रहा है ना, तो ये होगा पेई। और बीच में इन्वॉल्व कौन है? एसबीआई। पैसा निकाल कौन रहा है? पैसा निकाल के दे रहा है बैंक। इस कारण से बैंक क्या होगी? ड्रॉई। फटाफट अपने रफ पेज में जो भी आपकी नोटबुक है, इस चेक के फीचर को ड्रॉ करें, या फिर आपके पास जो चेक है उस चेक को ही फाड़ लीजिए, उस पर डबल क्रॉस कर दीजिए और अपने नोटबुक में आप चिपका दीजिए फॉर अंटिल योर सिलेक्शन, है ना? कभी दिक्कत नहीं होगा। वहां पे लिखें ड्रॉअर, जहां पे साइन के लिए है, बैंक का जो लोगो बना वहां पे लिखें ड्रॉई, और जो नाम लिखा हुआ है वहां पे लिखें पेई। अभी तक हमने 4 चेक बताए हैं, लिखवाया आपसे कुछ भी नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं एक ही बार लिखाऊंगा। बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक एंड स्पेशल क्रॉस चेक। संभवतः आपको आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहां पे कुछ क्या लिमिट लगा हुआ है कि अगर 20,000 रुपए से ज्यादा है तो हम और किसी को नहीं दे सकते। तो लिमिटेशन की बात हर एक बैंक की अलग अलग है, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे नहीं कि थर्ड पार्टी 20,000 है या फिर सेल्फ नॉन होम ब्रांच 50,000 है। उसकी बात आप छोड़ दीजिए, वो कभी एग्जामिनेशन का पार्ट होता नहीं है, इसका से आपको जानना भी नहीं है। जो एग्जामिनेशन के कड़ी में आपसे पूछ सकता है वो ये 4 चेक है जिसको हमने बताए हैं आपसे। लिखें पहली चेक बियरर चेक, लिखें बियरर चेक, फटाफट लिखिए। चेक को फाड़ के लगा लिया क्या? कहीं पापा देखेंगे चेक को ही फाड़ लिया, क्या करेगा? ऐसे पूछकर फाड़ेंगे फिर लगाएंगे। हाँ ठीक है, बट उसको लिख लो, ड्रॉअर ड्रॉई पे लिख लो। ऐसे लिख लिया है ना? ये 6 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 2 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूं क्या है। और ऊपर में IFSC 11 है, ये 11 6 9 6 2। दिस फीचर इज इंपॉर्टेंट। बियरर चेक में लिखें whosoever is holding the instrument, whosoever is holding the instrument। मैंने इसका एग्जांपल कुत्ते को लेके दिया था, डॉग। तो आप समझ जाएं कि अगर डॉग को हम कुत्ते को पैसा दे सकते हैं तो फिर किसी को भी दे सकते हैं। whosoever is holding the instrument, whosoever is holding the instrument, whosoever is holding the instrument, payment can be done by bank, payment can be done by bank। whosoever is holding the instrument payment can be done by bank। सेकंड लिखें ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक में लिखें bankers need to verify the genuineness of customer, bankers need to verify the genuineness of the customer who is payee। समझ में आ रहा है ना पेई क्या हो गया? बैंकर्स नीड टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द कस्टमर। अगर मैं बैंकर हूं तो मैं वेरीफाई करूंगा कि सामने वाला जो पर्सन खड़ा है वो राम कुमार ही है। अगर राम कुमार है तो ही हम पैसा देंगे उसको, राम कुमार नहीं है इसका मतलब जेन्युइन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, उसको पैसा हम नहीं देंगे, बोलेंगे घर जाओ बेटा। आगे चलो। लिखें क्रॉस चेक, क्रॉस चेक double parallel line on the top left hand side of the instrument, double parallel line on the top left hand side of the instrument
double parallel line on the top left hand side of the instrument. Double parallel line on the top hand side, top and left hand side of the instrument is an order given by drawer to drawee, is an order given by drawer to drawee. कौन किसको ऑर्डर देगा? अकाउंट होल्डर बोलने का ही नहीं, अभी के बाद अकाउंट होल्डर का नाम अपने मुंह से नहीं निकालने का। अकाउंट होल्डर इज कॉल्ड ड्रॉअर। मेरा चेक है, मैं बैंक में रखा हुआ हूं, तो मैं ऑर्डर दूंगा बैंक को, डू नॉट पे द कैश इन द हैंड ऑफ द पेई। तो मैं सिर्फ अभी ड्रॉअर, ड्रॉई और पेमेंट के लहजे में ही बात करूंगा। वो आपको समझना है कि अकाउंट होल्डर कौन है, बैंक क्या है, वो आप समझें। मैंने बता दिया, बहुत सरल तरीके से बता दिया कि ड्रॉअर क्या है। मैं अपना ड्रॉअर खींच रहा हूं तो मैं ड्रॉअर होऊंगा, जिसको पैसा मिलेगा वो पेई होगा, जो बीच में होगा वो ड्रॉई होगा। अभी मैं सिर्फ इसी 3 लहजे में बोलूंगा, इसी 3 लहजे को आपको समझना है। इस कारण से मैंने बोला था कि चेक पे ही आप लिख लीजिए ड्रॉअर कौन होगा, ड्रॉई कौन होगा और पेई कौन होगा। इज एन ऑर्डर गिवन बाय ड्रॉअर टू ड्रॉई, डू नॉट पे कैश इन द हैंड ऑफ पेई, कॉमा दैट इज अकाउंट पेई, कॉमा दैट इज अकाउंट पेई। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, आगे चलो, नेक्स्ट लिखे हैं फोर्थ चेक। पेइंग अकाउंट पेई, PAYEE। ओके नेक्स्ट लिखे हैं स्पेशल क्रॉसिंग चेक। स्पेशल क्रॉसिंग चेक लिखे हैं। जब भी देखिएगा आपके घर में अगर किन्हीं का इनकम टैक्स रिटर्न आता होगा तो इनकम टैक्स की तरफ से चेक आता है, उसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है ना। तो अकाउंट नंबर जिस बैंक का होगा उसी बैंक में जमा होगा, या फिर डबल पैरेलल लाइन के बीच में लिखा हुआ होगा बैंक, तो उसी बैंक में जमा होगा। वो क्या है? तो एक स्पेशल क्रॉसिंग चेक है। तो लिखें फोर्थ स्पेशल क्रॉसिंग चेक विल बी पेड, सामने लिखें विल बी पेड इन द बैंक slash account, in the bank slash account which is mentioned by drawer, in the instrument, will be paid in the account or bank which is mentioned by drawer in the instrument। चलो आगे। अरे जनता क्या बोलते हो, चलूं क्या आगे? यस सर। यस। अभी इस पे डेट क्या लिखा हुआ है? 3rd of January 2021। ये राम कुमार साहब अगर 3rd, 4th 2021, राम कुमार साहब इतने दिन से सो गए थे, बीमार थे वो, तो इस कारण से वो चेक अपने बैंक में लाके नहीं दे पाए। ये जग गए 3 तारीख को, और 3/4/2021 को ये अपने बैंक में जाके चेक जमा कर रहे हैं। पैसा मिलेगा क्या? नहीं सर। यस सर। नहीं सर, कैंसिल हो नहीं जाएगा। सर। नहीं सर मिलेगा। 3 मंथ देखो की वैलिडिटी होगी। आंसर तो 2 ही होगा, चाहे तो मिलेगा चाहे तो नहीं मिलेगा। तो आधी जो जनता है वो इस फेवर में है, सर मिलेगा। आधी जनता जो है वो इस फेवर में, सर नहीं मिलेगा। और कुछ जो जनता है वो सोचती है सर क्या होगा, छोड़ दो, पहले बता दो आप। नहीं मिलेगा सर। क्यों नहीं मिलेगा भाई? 3 मंथ की वैलिडिटी होती है चेक के डेट से आगे। अच्छा, ऐसा भी है क्या? ओके, वेरी गुड। आप देखता है ना, रात में आपने खाना बनाया, सुबह में उसको क्या बोलते हैं आप? बासी। हमारा बासी हो गया है, स्टेल फूड हो गया है, बोलते हैं ना। यस सर।
यस, तो यहाँ पे आप जानिए वैसी इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैलिडिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस चेक इज वैलिड अप टू ओनली 90 days, दैट इज 3 month। अगर ये चेक 90 दिनों के अंदर बैंक में रामकुमार साहब ने दिया होता, वो चेक हम ओनर करते, लेकिन चूंकि ये चेक एक दिन से एक्सपायर हो गया, एक दिन से ये चेक एक्सपायर हो गया, अगर 2 तारीख को लेके गए होते तो उनको पैसा मिला होता, लेकिन ये चेक अपने 90 डेज के पीरियड को खत्म कर दिया, और वैसी चेक जो अपनी वैलिडिटी को खो देती है, द चेक इज कॉल्ड स्टेल चेक। आपसे पूछा जाएगा कि चेक और डिमांड ड्राफ्ट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज, आप आंसर क्या लगाएंगे? 90 days. 90 days। If the option is not in month, if the option is not in days, if the option is in the month, कितना लगाएंगे आप? 3 months. 3 months. Yes. देखिए जल्दीबाजी में क्या होता है बताता हूँ। बहुत अच्छा स्टूडेंट था, डोंबिवली का ये स्टूडेंट था, बहुत बार मेरे मुंह से सुना, बहुत बार मैंने पूछा कि चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, उसने बोला कि सर 3 month है। वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में था कि यही क्वेश्चन उसको 2014 में शायद एग्जाम हुआ था किसी डीएनएस कोऑपरेटिव बैंक का, मुझे अभी तक वो याद है क्योंकि उसने बताया था मेरे को, डीएनएस का एग्जाम 2014 में हुआ था। उसने बोला सर मुझे इतना सही तरीके से याद था कि 3 month वैलिड है कि मैंने 3 को ही टिक लगा दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि वो 3 month लिखा हुआ है या फिर 3 days लिखा हुआ है, और उसका पहला जो ऑप्शन था वो संभवतः डेज में दिया हुआ था, उसने डेज को टिक मार्क कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा, डेज में अगर है तो 90 ओनली, नॉट 91। अगर मंथ में है तो फिर 3 month को आप टिक मार्क करेंगे। और वैसी चेक, मैंने पहले ही बोला, वैसी चेक जो अपनी वैलिडिटी को खो देते हैं, उस चेक को जिस नाम से हम जानते हैं, जैसे अभी तक हमने कैटेगरी में पढ़ा कि हमारी बियरर चेक है, हमारी ऑर्डर चेक है, हमारी क्रॉस चेक है, हमारी स्पेशल क्रॉसिंग चेक है, वैसे ही 5 में जिस तर्ज पे हम बढ़ेंगे आपके इस चेक को आगे करने में, वो होगा स्टेल चेक। अभी लिखना नहीं है, लिखाऊंगा, समझ में आया ना? यस यस। आपने क्या बोला? आपने बोला कि सर अभी लॉकडाउन है, अभी मेरे पापा की सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन मुझे क्या करना है, तो क्लास करना है। मैं आपको चेक पैसा आज तो नहीं दूंगी, मेरे पापा की सैलरी जो 14 जनवरी को आएगी, तो मैं 14 जनवरी का चेक पापा से साइन करवा के ले आती हूँ। आपने संभवतः ऐसा बोला कि मैं एडमिशन आज ले रही हूं, लेकिन पैसा मेरे पापा के अकाउंट से आप 14 तारीख को डेबिट कीजिए, और आपके पापा ने क्या किया, तो यहाँ पे 14 जनवरी 2021 का साइन करके चेक दे दिया। अभी ये चेक 13 तारीख को ड्रॉ हो सकता है क्या? No sir. नहीं सर। अरे क्यों भाई, चेक तो मेरे पास है ना। बट डेट डेट 14 ही दी है ना सर। अच्छा, डेट 14 का दे दिया क्या? ओके यस। तो वैसा चेक जो फ्यूचर डेट के लिए दिया जाता है, प्रेजेंट पर्पस को फुलफिल करने के लिए, द चेक इज कॉल्ड पीडीसी, दैट इज पोस्ट डेटेड चेक। जो फ्यूचर के लिए हमने चेक दिया है वो आने वाले दिनों में क्लियर होगा, क्योंकि उस पे जो डेट अंकित किया हुआ है उसी डेट से वो वैलिड होगा, तो वो उस दिन में क्लियर होगा, दैट इज पीडीसी। अभी मुझे को सिर्फ इतना आंसर चाहिए कि ये चेक जो 14 तारीख का दिया हुआ है, ये आज से 90 दिन काउंट करेगा या 14 से 90 दिन काउंट करेगा? 14 से। यस, 90 दिन की वैलिडिटी वहां से होती है जहां जो डेट आपके इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है। हमने चेक को कितनी बार मार्केट में घुमाया उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, बिकॉज negotiable instrument is legal written document, whatever you have written on the instrument, that is a negotiated term। तो ये 14 तारीख से 90 दिनों तक काउंट होगा, लेकिन आज के डेट के लिए हमने नेक्स्ट डेट का चेक दिया है, दिस इज कॉल्ड पीडीसी। क्लियर? Yes sir. अभी आपके पापा ने बोला था कि ठीक है 2021 की शुरुआत अच्छे से करो, है ना, मन से पढ़ो, अपने एडमिशन आप करवा लो। 1 तारीख को ही आपके पापा ने आपको चेक काट के दे दिया। आपने क्या किया, तो आप मस्त नरीमन पॉइंट वगैरह घूमे, 10 दिन लगा दिया,
और 10 तारीख को आप क्लास पहुंच गए फोकस में एडमिशन लेने के लिए। चेक पे डेट क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लिखा हुआ है। आप एडमिशन कौन सा तारीख को ले रहे हैं? 10 तारीख को ले रहे हैं। फोकस वाले इस चेक को एक्सेप्ट करेंगे क्या? करेंगे ना। हाँ सर करेंगे। करेंगे? हाँ हाँ सर। करेंगे तो, लेकिन इस चेक को जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम पीडीसी का उल्टा है। देखिए पीडीसी में क्या था, फ्यूचर डेट के लिए हमने चेक दिया था, और इस चेक में क्या है, तो प्रीवियस डेट का हमने चेक दिया है। इस चेक को जिस नाम से आपको जानना है, दैट इज एडीसी। द फुल फॉर्म ऑफ एडीसी इज एंटी डेटेड चेक। क्या बोला मैंने? एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड का मतलब है कि उस चेक पे जो तारीख है वो पुरानी तारीख है, बस। पीटीसी का मतलब उस चेक पे जो तारीख है वो आने वाले दिनों की तारीख है। तो दोनों आपस में क्या है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो दोनों उल्टा है। एक पे पुराना है, एक पे आने वाला है। दिस इज कॉल्ड एडीसी एंड पीडीसी। पहले इस 3 चेक को हम लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखें स्टेल चेक, लिखें स्टेल चेक, STALE, बासी। लिखें if the check lost the validity period of 3 months, that is 90 days. If the check lost the validity period, if the check lost the validity period of 90 days slash 3 months. हेलो सर, स्टार्टिंग से बताओ जरा। क्या बोला भाई साहब? स्टार्टिंग से बोलो ना सर। If the check, आपने स्टिल लिखा क्या? Yes. हाँ लिखो अभी। If Yes, the sir. check lost the validity period, validity. If the check lost the validity period of 90 days slash 3 months. If the check lost the validity period of 90 days slash 3 months slash 3 months, called stale check. Yes sir. नेक्स्ट लिखिए पीडीसी, फुल फॉर्म लिखिए पीडीसी का, पोस्ट डेटेड चेक। पीडीसी का फुल फॉर्म लिखिए पोस्ट डेटेड चेक। लिखें if the instrument is bearing the date, if the instrument is bearing future date, if the instrument bearing future date, called PDC. नेक्स्ट लिखे एंटी डेटेड चेक, ANTI, T फॉर तमिलनाडु, एंटी डेटेड चेक। लिखिए इफ द इंस्ट्रूमेंट बियरिंग, क्या लिखूं यहां पे? अरे जनता बोलो क्या लिखूं? पास्ट डेट। इफ द इंस्ट्रूमेंट बियरिंग प्रीवियस डेट, या फिर जिसने पास्ट डेट बोला वो भी ठीक है, चलता है। लेकिन एक को हमने लिखा था फ्यूचर, तो हमें लिखना पड़ेगा पास्ट या प्रीवियस। इफ द इंस्ट्रूमेंट बियरिंग पास्ट स्लैश प्रीवियस डेट, कॉल्ड एंटी डेटेड चेक। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है। ड्रॉई पे में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, देखिए जो आपका मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, दैट इज ओनली एंड ओनली योर चेक नंबर। जैसे हम डालते हैं ना चेक को, तो हम सोचते हैं कि चेक नंबर किधर है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, पता ही नहीं चलता है। मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड डिजिट विच इज ऑफ 6 डिजिट ओनली is your check number.
एंड फॉलोड 9 डिजिट, जिसको हमें 3 तरीके से तोड़ के देखना है। क्या क्या है, कोई पुराने स्टूडेंट बता सकते हैं? इसको हम क्या कहते हैं पुराने स्टूडेंट? क्या कहते हैं इसको? कोड सर। यस, MICR कोड, माइकर कोड हम इसे कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ माइकर इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर recognition. The full form of MICR code is magnetic ink character recognition. हाँ, जिसने MICR बोला था, पहला 3 डिजिट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मैडम? Very good, excellent. City code. Then after bank code, and last 3 digits representing the code of branch. Most important, first 6 digit is your check number, followed 9 digit is MICR code. I have written the full form of MICR, और फिर MICR की इस 9 digit को हमने 3 पार्ट में बाइफरकेट किया है। 333, first 3 digit representing city code, then middle 3 digit representing bank code, then last 3 digit representing branch of the bank. देखिए, आपके जिसने भी चेक लेके बैठे हैं, जिनके पास भी चेक है, आपकी जो चेक है, कोई बताओ कि कौन से, कहां से हो? डोंबिवली दादर कहां से, कोई है? सर मुंबई से। मीरा रोड। मीरा रोड का जीप कोड क्या है मैडम? पोस्ट ऑफिस का कोड क्या है? अरे जीप कोड क्या है? पिन कोड क्या है मीरा रोड का? 40110 40110। आप अपने चेक का फर्स्ट 3 डिजिट देखिए मैडम, 401 लिखा हुआ है क्या? 40107। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, आप अपने माइकर कोड का फर्स्ट 3 डिजिट देखिए, आपके सिटी कोड से मिलता है क्या? चेक है क्या आपके पास? सर स्टार्टिंग का कोड ना, हाँ, स्टार्टिंग का पिन कोड ना। हाँ, स्टार्टिंग 3 डिजिट आपके पिन कोड से मिल रहा है क्या? शुरुआत का 3 डिजिट ऑफ पिन कोड एंड शुरुआत का 3 डिजिट ऑफ MICR कोड मैच कर रहा है क्या? यस सर। बाकी लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? यस, दैट इज MICR कोड। उसको बाइफरकेट कीजिए, सिटी कोड, बैंक कोड एंड ब्रांच कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद का जो 6 डिजिट है, दिस इज कॉल्ड SAN, SAN नंबर। फुल फॉर्म ऑफ SAN इज SHORT, शॉर्ट अकाउंट नंबर। तो लिख लीजिए, SAN का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट अकाउंट नंबर। और आखिरी का जो 2 डिजिट है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट कोड। अगर आपके चेक के सबसे लास्ट हैंड साइड में, लास्ट में 2 डिजिट 31 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप सेविंग बैंक अकाउंट के कस्टमर हैं। अगर 29 लिखा हुआ है, इसका मतलब करंट अकाउंट के कस्टमर हैं। क्या लिखा हुआ? 31 लिखा हुआ है। हाँ सर। 31 का मतलब है कि यू आर द कस्टमर ऑफ बैंक एंड यू आर कीपिंग सेविंग अकाउंट इन सेम बैंक। समझ में आया आपको? That is called instrument code. Sir, तो instrument क्या हो गया? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है मैडम, फिर से बोलो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। आवाज मेरे पास तक पहुंच नहीं पा रही है। लास्ट 2 डिजिट लिखे इंस्ट्रूमेंट कोड। चलो आगे। सिटी कोड मतलब? हाँ, फिर से बोलो, नहीं समझ पे आ रहा हूं।
इंस्ट्रूमेंट कोड हमने दो पार्ट में डिफाइन किया है। कासा करंट अकाउंट के लिए 29 होगा, सेविंग अकाउंट के लिए 31 होगा। कासा का फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। लिखें, फटाफट लिखें, कंफर्म करें। मेरे चेक में 10 है और फिर आपके चेक में 10 है, इट मींस कौन सा अकाउंट है आपका? सीसी है क्या? सेविंग है। सेविंग है? हाँ, कौन सा बैंक है भाई? तारास्वत। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक का है क्या? हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक का है। तो बेसिकली यहाँ पे हम नेशनलाइज्ड बैंक को देख रहे हैं। ठीक है, सेविंग नेशनलाइज्ड बैंक या फिर प्राइवेट बैंक अगर होगी तो 31 लिखा हुआ होगा सेविंग अकाउंट के, और करंट अकाउंट है 29 लिखा हुआ होगा। हटाऊं क्या इसको? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस। अभी देखिए, मैंने बोला राम कुमार साहब को कि राम कुमार साहब आप चले जाओ, मैं साइन करके आपको दे रहा हूं। और मैंने बोला राम कुमार साहब को मैंने आपको 5000 रुपीज लिखने देने हैं। लेकिन जल्दीबाजी में मैंने क्या कर दिया, कितना रुपया लिख दिया यहाँ पे? 50,000। हाँ, 50,000। 50,000। अब क्या होगा कहानी? चेक रिटर्न बैंक में पहुंच गया, अब क्या होगा? बाउंस। चेक बाउंस। रिटर्न कर बाउंस हो जाएगा, चेक पैसा नहीं मिलेगा। वेरी गुड। मैंने क्या बोला था कि इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितने सेक्शन हमको पढ़ने हैं आज? कुछ याद है? 5 पढ़ने हैं। कितने हमने पढ़ लिए हैं अभी तक? अभी तक एक ही चालू है। अरे नको मैडम, हमने 3 सेक्शन को जाना है कि इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है। 4, 5, 6 लिखा था ना मैंने? 4 में प्रोमिसरी नोट है, 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 6 में चेक है। अभी हम आ रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन नंबर 18 पे, भूलने का नहीं। बैंक बंद हो गया था। एज ए ब्रांच मैनेजर मुझे एक लेडी का फोन आया कि सर मुझे आपके बैंक से 10,000 रुपए निकालने हैं, मैं आपके ही बैंक की कस्टमर हूं। बहुत स्वीट आवाज था उस लेडी का। मुझे भी लगा कि चलो लेडी है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है आप आ जाओ। बैंक बंद होने की बाद की कहानी। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस यस सर। सर आ रही। हाँ, मैंने बोला कि चलो इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो चूंकि आवाज बहुत स्वीट सा लगा था, इस कारण से मैंने बोला कि ठीक है आप 4:30 बजे तक आ सकते हो। बैंक ऑलरेडी बंद हो चुकी थी 4 बजे। वो मैडम अपना चेक बुक लेके 4:25 में मेरे पास आती है। हालांकि मैंने उसको 4:30 बजे तक का टाइम दिया था और वो लेडी मेरे पास 4:25 पे आ जाती है। मैं उसको बोलता हूं कि मैडम अभी तो ब्रांच बंद हो गया, मैं आपको कैश पेमेंट नहीं कर सकता हूं। पहले मैडम फोन पे क्या बोला था उसको? 4:30 बजे तक आ जाओ। 4:30 बजे तक आ जाओ। अभी वो जब आ गई तो उसको मैंने क्या बोल रहा हूं कि आप चले जाओ, बैंक बंद हो चुका है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो उसकी वर्ड थी वो अलग था, और जब वो आई तो अम्मा की तरह थी। मैंने बोला कि जाओ, ये हेल्प नहीं करना है मुझे। समझ में आ रहा है आपको? दैट इज कॉल्ड वर्ड एंड फिगर मिसमैच। ये वर्ड में हमने अमाउंट लिखा है, ये हमने फिगर में अमाउंट लिखा है, हमने उसको वापस कर दिया। एक्चुअल बैंकिंग में यही होता है कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट दिया है और वो इंस्ट्रूमेंट पे वर्ड और फिगर अगर मिसमैच है तो चेक विल बी डिसऑनर बाय बैंक। बट आज के बाद आप जान लें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सेक्शन नंबर कितना लिखा है यहाँ पे? 18। सेक्शन नंबर 18 ये कहती है कि द अमाउंट व्हिच इज रिटन इन वर्ड विल बी पेएबल। समझ में आया? यस सर। डेली एक्टिविटी में बैंक क्या करती है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है? अगर चेक के लिए वो कस्टमर अड़ जाए तो बैंक वही अमाउंट देगी जो अमाउंट उसके वर्ड में लिखा हुआ है, क्योंकि इस वर्ड को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो नाम दिया हुआ है वो नाम है लीगल, और
जो यहां पे फिगर में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कर्टसी। फिर से बोलता हूं, आरबीआई, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कि व्हाट इज लीगल ऑन इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज कर्टसी ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो कर्टसी क्या है? तो कर्टसी इज फिगर एंड लीगल इज वर्ड। अकॉर्डिंग टू आरबीआई negotiable instrument section number 18, if word and figure are mismatched, bank will pay the amount which is written in legal, that is called word। कोई दिक्कत यहां पे? सेक्शन 18 परत एकदा सांग। लिखाता हूं, घबराओ मत यार, क्यों घबरा जाते हो तुरंत में? आगे चलो। यस सर। अभी मैंने क्या किया, तो मैंने अपना करेक्शन कर लिया। अलग चेक के लिए मैंने राम कुमार को चेक पेमेंट कर दिया, लेकिन राम कुमार का चेक पेमेंट होने से पहले ही मैंने पूरे पैसे निकाल लिए थे। वो चेक पेमेंट का पैसा 5,000 राम कुमार को मिलेगा क्या? बाउंस हो जाएगा। नहीं जाएगा फिर। हाँ? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मिलेगा सर। मिलेगा। क्या बोलती है जनता, मिलेगा क्या? नहीं चेक मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। चेक नहीं नहीं The check will not be honored and under section 138, मैंने पहले ही बोला था कि 147 सेक्शन में 5 सेक्शन को हम देखेंगे। 3 सेक्शन ऑलरेडी हमने मुखड़े के रूप में देख लिया, 2 सेक्शन में यहां पे लिख रहा हूं। 18 नंबर सेक्शन हमने बताया कि वर्ड और फिगर मिसमैच है, तो क्या करेंगे, तो हम वैसा अमाउंट पे करेंगे जो वर्ड में लिखा हुआ है, क्योंकि वर्ड को हम लीगल समझते हैं आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा में। दूसरा, मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है और उसके ऊपर का चेक मैंने दिया है, तो अकॉर्डिंग टू 138 सेक्शन, दिस चेक विल बी मोस्ट फेवरेट आंसर। द चेक विल बी बाउंस। बाउंस ऑफ चेक सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, हेलो सर। जिस कंडीशन में ड्रॉर के अकाउंट में पैसे नहीं हैं। क्लियर? यस सर। यस। यस सर। अभी हेलो सर। मेरे अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन मैंने साइन थोड़ा सा गलत कर दिया। बैंक में कुछ अलग साइन किया था, अभी मैंने कुछ और साइन कर दिया। पेमेंट मिलेगा क्या? नहीं सर। नो नो। नहीं मिलेगा। दूसरा, राम कुमार का नाम लिखा हुआ था, लेकिन राम कुमार साहब ने जो अपना स्लिप जोड़ा वो अपने पत्नी का जोड़ दिया उसने अकाउंट नंबर, पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। किसी भी कारण से अगर चेक ड्रॉई से ड्रॉर को वापस किए जाते हैं, फिर से बोल रहा हूं, माइक ऑफ करो। किसी भी कारण से अगर चेक ड्रॉई से ड्रॉर को वापस किए जाते हैं, द चेक और द टर्म इज कॉल्ड डिसओनर ऑफ चेक। ओनरिंग और डिसओनरिंग हम दो कंडीशन में बोलते। ओनर का मतलब हमने उसका पेमेंट कर दिया है, डिसओनर का मतलब हमने पेमेंट उसका चाहे तो सिग्नेचर मिसमैच की वजह से हमने रख लिया है, या फिर ड्रॉई का जो पेई का अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं कर रहा है, या फिर उसने क्या किया है, तो उसने डेट को अल्टरेशन करके फिर से साइन किया है। तो किसी बाय एनी रीजन इफ द इंस्ट्रूमेंट इज रिटर्न फ्रॉम ड्रॉई टू ड्रॉर, देखिए इंस्ट्रूमेंट किसको रिटर्न किए जाएंगे, पेई को रिटर्न किए जाएंगे या ड्रॉर को रिटर्न किए जाएंगे? ड्रॉवर। ऑलवेज ड्रॉर, क्योंकि पेई का संबंध बैंक के साथ नहीं है। ड्रॉर ने ड्रॉई के दिया था, तो ड्रॉई भी ड्रॉर को वापस करेगा। वो ठीक है कि पेई को हम वापस कर देते हैं क्योंकि वही स्लिप लगाता है, बट डिसओनर में हमेशा बैंक कस्टमर को जिनका चेक था उनको वापस करता है। दिस इज कॉल्ड डिसओनरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? इफ देयर इज एनी अल्टरेशन ऑन द इंस्ट्रूमेंट, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, if there is any alteration on the instrument except date, check will be dishonored.
अगर राम कुमार लिखा था और बीच में हम राम कुमार और थोड़ा सा हमने खाली खरोच किया वापस, वर्ड और फिगर में हमने थोड़ा सा अल्टरेशन किया, भले ही हम साइन कर रहे हैं, क्यों नहीं हम साइन कर रहे हैं कि हम नहीं अल्टरेशन किया, हम ही साइन कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सीटीएस रूल। एक्सेप्ट डेट, डेट अगर एक्सपायर हो गया है तो ड्रॉअर के पास ये राइट है, उसको वो बढ़ा सकता है और अपना साइन वो कर सकता है। अभी समझ में आ रहा है कि आपने अगर एक्सेप्ट डेट में कहीं भी अल्टरेशन किया है तो चेक आपको वापस अगर मिलेगा तो आप फिर बैंक में जाके हल्ला उल्ला नहीं कर सकते हैं, या फिर आप भी जब बैंकर बन जाते हैं और कोई कहता है कि हम नहीं साइन किया था, हमें चेक दो, डायरेक्ट उसको बाहर का रास्ता दिखाने का, गो वेंट गॉन। समझ में आया? पहले इस 3 चेक को लिखें, फिर हम आगे चलेंगे। लिखें सेक्शन नंबर 18 ऑफ एनआई, लिखिए फटाफट। सेक्शन नंबर 18 ऑफ एनआई, क्या लिखेंगे हम? If word and figure is mismatch on the instrument, if word और figure का मतलब समझ में आ रहा है ना? word हमने जो लिखा है ABCD में, और figure का मतलब जो हमने आंकड़ा डाला है। If word in figure is mismatch on the instrument, word ब्रैकेट में लिखिए लीगल, ब्रैकेट क्लोज, अमाउंट विल बी पेएबल। बैंक क्या करती है, कोई मतलब नहीं है हमारा। वर्ड ब्रैकेट में लीगल विल बी पेएबल, वहीं पे चुरा के कहीं भी लिख भी लें स्मार्ट तरीके से, फिगर इज कॉल्ड कटसी ओनली, कहीं लिख लें फिगर को हम कटसी कहते हैं। पेएबल के बाद क्या था? अमाउंट विल बी पेएबल। क्या बोला? अमाउंट विल बी पेएबल के बाद क्या था? हाँ, अमाउंट विल बी पेएबल, और कहीं पे चुरा के आप लिख लीजिए फिगर अमाउंट इज कॉल्ड कटसी ओनली, बस। फिगर अमाउंट कॉल्ड कटसी। कटसी कहते हैं ना कि कटसी से पूछो पानी लेना है कि नहीं, तो वो कटसी जो है वही कटसी है, कुछ नहीं। वो एक क्या है, तो खाना पूर्ति है। वहां पर 5000 लिखा तो यहाँ भी 5000 लिखो, दैट इज ओनली कटसी। लिख दिया तो ठीक है, नहीं भी लिखा तो भी हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वही पेमेंट करेंगे जो आपने वर्ड में लिखा है, क्योंकि वर्ड को हम लीगल भाषा के रूप में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट लिखें सेक्शन नंबर 138 ऑफ एनआई, Section number 4, promissory note. Section number 5, bills of exchange. Section number 6, check. Section number 18, word figure mismatch. Section number 138, लिखें if there is insufficient amount in the account. If there is insufficient amount in the account, comma, called bounce of check, comma, called bounce of check. नेक्स्ट लिखा है डिसओनर ऑफ चेक, डिसओनर ऑफ चेक, डिसओनर ऑफ चेक। गिरीश, यस सर। गिरीश माइक ऑफ करो ना। सॉरी सर। क्या लिखा, सॉरी क्या लिखा? डिसऑनर ऑफ चेक। हाँ लिखे हैं बाय इफ एनी मीन्स, if any means instrument is returned from drawee to drawer. By any means instrument is returned from drawee to drawer. By any means if the instrument is returned from drawee to drawer,
such as sign mismatch, alteration on instrument, pay account defer, pay account defer, non-CTS check, etc. called dishonor of check. बहुत सारे कारण हैं, 20-30 कारण हैं, लेकिन 3-4 कारण आप जान लीजिए, सो दैट आप साइन भी अगर गलत करेंगे तो भी चार्जेस कटेंगे, अगर गलत अकाउंट नंबर आपने डाला है तो भी चार्जेस कट जाएंगे, अल्टरेशन आपने किया है तो भी चार्जेस कट जाएंगे, डिसऑनरिंग के अकाउंट का जो पेई है उसका नाम मैच नहीं कर रहा है तो भी डिसऑनर के चार्ज कट जाएंगे। मतलब चेक जैसे ही रिटर्न होगा चार्जेस आपसे अकाउंट से कटेंगे। सर वो लास्ट वाला क्या है? नॉन CTS, नॉन CTS। आखिरी अकाउंट, आखिरी चेक जो आपको जानना है वो क्या नाम लिखा है मैंने? CTS। और उसके साथ जब भी आज के बाद इस चेक को आप नाम लेंगे तो आप उसके ईयर के साथ नाम लेंगे CTS 2010, क्योंकि आपकी CTS की शुरुआत 2010 हुई थी। देखिए अभी क्या है, अभी मैं कहां से हूं? तो मैं पटना से हूं। मुझे मालूम था कि मुंबई में अच्छी पढ़ाई होती है, मैं मुंबई पहुंच गया, क्लास को ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरे पास जो चेक है वो पटना का चेक है। मैंने फोकस को चेक दे दिया। मैं बात उस समय की कर रहा हूं जो 2010 से या 2012 से पुरानी बातें हैं, कि अगर मैं उस समय आया होता और फोकस में चेक दिया होता बीइंग ए स्टूडेंट फ्रॉम पटना, तो फिर क्या सिनेरियो हुआ होता। मैंने फोकस को अपना चेक दे दिया, फोकस अपने IDBI के अकाउंट में प्रेजेंट करेगी। ये IDBI की अकाउंट डोंबिवली में है, क्लियर? ये डोंबिवली की IDBI अकाउंट से ये चेक निकलता और पहुंच जाता IDBI की जो मेन ब्रांच है आपकी मुंबई की, वो पहुंच जाता। IDBI डोंबिवली से डायरेक्ट निकलते IDBI मुंबई मेन में पहुंच जाता। यहां से वो चेक निकलता फिर RMS में पहुंच जाता। RMS इज कॉल्ड रेल मेल सर्विस, मतलब जहां से पार्सल रेल के थ्रू जाता है। तो RMS कहां पे है? तो CST पहुंच जाता, वो चर्च, आपके चर्च गेट में हो या CST में हो, वहां पहुंच जाता। वहां से ये बिहार पहुंचता, 2 दिनों का सफर करता और बिहार पहुंचता। बिहार में ये IDBI के मेन ब्रांच में जाता और वहां से मेरा घर अगर सपोज दरभंगा है तो दरभंगा में पहुंच जाता। IDBI पटना में ही पहुंचता, वहां से IDBI इसे बाय बस बाय टेम्पू दरभंगा में पहुंचाती और फिर वहां पे मैंने अपना साइन गलत कर दिया था। फिर वो चेक इसी प्रोसेस से वापस किसके पास पहुंचता? तो फोकस के पास पहुंच जाता। इतनी देर में मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन भी खत्म कर दिया, जनरल अवेयरनेस के क्लास भी खत्म कर दिए। खुदा न खास्ते अगर ये रेल से निकला, बिहार पहुंचने कड़ी में अगर उस ट्रेन में छोटे छोटे वो होते ना चूहे, वो पहुंच जाते और नासिक में ही उस चेक को साफ कर दिए होते, तब तो मैं अपना पूरा कोर्स भी खत्म कर लिया होता, लेकिन पेमेंट सर को नहीं मिला होता। दिस इज ऑल अबाउट नॉन CTS चेक। अगर वो चेक CTS नहीं होता तो ये उसकी प्रोसेस थी उसके मेन ब्रांच तक पहुंचने के लिए। आज के डेट में ऐसी प्रोसेस नहीं है। आज के डेट में प्रोसेस ये है कि आप एट पार, आप पैन इंडिया का किसी भी कोने का चेक आप अगर प्रेजेंट करते हैं तो RBI ये कहती है कि 48 आवर्स में वो चेक क्लियर होने चाहिए।
पैन इंडिया कहीं का भी चेक हो 48 आवर्स मतलब 2 वर्किंग डे में वो चेक क्लियर होनी चाहिए। दिस इज a great advantage for bank, for customer as well as for payee and drawee also। क्यों कि पहले फिजिकल ट्रैवलिंग ऑफ चेक था, आज की डेट में फिजिकल ट्रैवलिंग है ही नहीं, सिर्फ उसकी इमेज अपलोड होती है। और इस यही वो CTS है जिसका फुल फॉर्म है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। फिजिकल ट्रैवलिंग ऑफ चेक रिप्लेस्ड बाय इमेज क्लियरिंग ऑफ चेक्स। दिस इज योर CTS। समझ में आया? तो आज के डेट में चेक घूमता ही नहीं है, वो डायरेक्ट जहां पे आपने जमा किया है वहीं पे स्कैन होता है CTS स्कैनर मशीन से, उसकी एक जो अपलोड इमेज है, शैडो इमेज है, वो क्रिएट होती है और वो उस बैंक को पहुंचती है। क्लियरिंग एक दिन में आसानी से हो जाता है। ये आपको जानना है। CTS 2010 लिखें, आखिरी चेक का नाम CTS 2010 लिखें। फिजिकल क्लियरिंग ऑफ चेक रिप्लेस्ड बाय physical clearing of check replaced by image clearing of instrument, image clearing of the instrument, image clearing of the instrument, image imaginary of clearing होता है। सर इमेज क्लियरिंग के बाद आपने क्या बोला? इंस्ट्रूमेंट। ये है आपकी चेक की तमाम बातें। इतनी बात को आप जानते हैं तो संभवतः चेक को देने और लेने से पहले आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि इस चेक का लिमिट क्या है, इस चेक को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम डिसऑनर कर सकते हैं, कैसे बाउंस हो सकता है, वर्ड फिगर अगर मिसमैच है तो हम क्या करेंगे, है ना? ये सारी बात एज ए स्टूडेंट और एज ए नेक्स्ट और फोर्थ कमिंग भावी बैंकर आपके मन में और आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से जरूर आपको मालूम होनी चाहिए। अभी आपके मन में 50 सवाल हैं, मेरे से 50 सवाल आप पूछ सकते हैं। पूछिए जिनके मन में जो भी कंफ्यूजन है। सर आपने बोला था कि अगर बैरल चेक है उसको जब कट करते हैं तो वो ऑर्डर चेक में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट। हाँ तो सर यही केस ऑर्डर के चेक के साथ में नहीं है ना, कि इसके साथ में भी वैसे ही सेम है? बोले ना वाइस वर्सा, अगर बीआर को कन्वर्ट किया तो ऑर्डर में होगा, ऑर्डर को कन्वर्ट किया तो बीआर में होगा। अगर सर मैंने कोई ऑर्डर चेक दिया है, ऑर्डर चेक किसी को दिया है और उसने खुद से कट करके अगर किसी को दे दिया तो अल्टरेशन विच इज नॉट विजिबल। सुने, बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपकी। अल्टरेशन विच इज नॉट विजिबल बाय ओपन आई। अभी आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि सर मैंने तो दिया था उसको ऑर्डर, लेकिन बैंक पहुंचने से पहले उसी ने ऑर्डर कट कर दिया। अल्टरेशन व्हिच इज नॉट विजिबल दैट विल बी कंसीडर्ड एज बेयरर चेक। आपने किया या उसने किया उससे मतलब नहीं है, कट हो गया। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि आपने किया या कस्टमर का किया, हमारे पास वैसा अल्टरेशन आया है जो विजिबल नहीं है फ्रॉम नेकेड आई, हम उसको बेयरर चेक के रूप में ही ट्रीट करेंगे। ओके सर। डन? यस सर। एकदम बिंदास बैंकर बनो के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर कल एग्जाम है SBI। हाँ हेलो, कल एग्जाम है SBI PO। यस सर। कहाँ पर सेंटर है? पवई में है क्या? मीरा रोड। मीरा रोड में है क्या? ओके। तो आपको तो मैं बेस्ट ऑफ लक के अलावा कुछ नहीं कह सकता हूँ। थैंक यू सर। हाँ देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश पे जरूर काम कीजिएगा कि SBI PO में इंग्लिश बहुत मायने रखता है। और आपकी लेटर राइटिंग है, तैयारी किया है आपने लेटर राइटिंग का? ब्रिटिश। हाँ ब्रिटिश स्टाइल है, वो ब्रिटिश कॉलोनी में रहता था ना। हाँ ब्रिटिश स्टाइल का लेटर है। यस करेक्ट, वही लेटर आपको लिखना भी है ना? Okay. तैयारी किया है ना? मतलब आपकी राइटिंग के लिए तैयारी की है ना आपने? यस। जितना मैक्सिमम, जितना जल्दबाजी से देखो, कम सॉल्व करना, लेकिन 100% एक्यूरेसी आप बनाए रखिएगा। SBI PO में सिलेक्शन होगा। इंग्लिश को बहुत ज्यादा ब्रिटिश देने के साथ आप बनाइएगा।
जो नहीं आ रहा है डोंट वेस्ट योर टाइम। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रात में कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ो। सर कल फ्री है, ये फ्री है। हाँ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सर, प्री है, यस यस यस, प्री है, कुछ नहीं करने का, जाओ, तथास्तु हो जाएगा। थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर। बोलिए ना। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हेलो। बोलो बोलो बोलो। हेलो सर, आवाज आ रहा है ना मेरा? बिल्कुल आ रहा है, आप बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, जब अपना चेक जब बाउंस होता है तब क्या हो गया साहब? हेलो। बोलो ना। हो गया? ठीक है, और किसी के पास कोई कंफ्यूजन चेक से रिलेटेड? सर वो पैरेलल लाइन भी किया और फिर ऑर्डर कैंसिल किया तो बैरर नहीं होगा ना फिर? क्या हो गया मैडम? पैरेलल लाइन मतलब क्रॉस चेक कर दिया और फिर ऑर्डर या कुछ नहीं 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 नहीं, क्रॉस कर दिया तो फिर ऑर्डर और बियर का काम ही खत्म हो गया, कोई मायने नहीं रखता है। ओके सर। सर ऑर्डर आप ऊपर बैठा दिया, जब उसका फादर हमें ऊपर बैठा दिया है तो ऑर्डर एंड बियर खत्म। आपकी आवाज सर आपकी आवाज नहीं आई थी। अभी आवाज आ रही है? यस 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 सर। मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, अगर हमने क्रॉस कर दिया और फिर अगर ऑर्डर और बियर पे हम छेड़खानी कर रहे हैं, ये क्या है, ये उसका ग्रैंडसन है, जब हमने उसके बाबा को ही बैठा दिया है, इसका कोई यूज नहीं है। तो वो सीधा अकाउंट में ही जाएंगे सर? सीधा अकाउंट में जाएगा। क्रॉस चेक कर दिया तो बियर और ऑर्डर अपनी परिभाषा ही भूल जाता है, कुछ नहीं हो सकता है, कैश मिलेगा ही नहीं। ओके सर। सेकंड लास्ट सिक्स डिजिट किसके है चेक में नीचे? सेकंड लास्ट 6 डिजिट इज सैन नंबर, शॉर्ट अकाउंट नंबर। ओके और किसी के पास क्वेश्चन फटाफट पूछो। हेलो सर सर। डील्स ऑफ एक्सचेंज बोलिए मतलब? बोलिए, वन बाय वन करके पूछो। सेक्शन 5 डील्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आज मत पढ़ो, पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोमिसरी नोट से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी सिर्फ तोते की तरह याद कर लेने का 5वें सेक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, क्या है छोड़ देने का। मैं हूं ना, टेंशन मत लो, जनरल अवेयरनेस के लिए तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है सर। और हेलो सर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हेलो हेलो। अलविदा कहूं या कोई क्वेश्चन है? कोई पूछता ही नहीं है। जब पढ़ाते रहूंगा तो सर ये बताओ, और जब पूछता हूं पूरा अधिकार दिया, या अल्लाह। सर तभी डाउट आता है, अभी भूल जाते हैं डाउट। बोलो बोलो, एक न दो पूछो भाई। हेलो सर, एक डाउट है। पूछो ना। जब चेक जब बाउंस होता है तब चार्जेस लगते हैं क्या? यस, चेक बाउंस हो रहा है या फिर डिसऑनर हो रहा है, बाउंस दोनों के अकाउंट से कटेगा, पे के भी अकाउंट से कटेगा। अगर इंटर बैंक है तो, मैंने चेक एचडीएफसी का दिया था, आपने इलाहाबाद बैंक में प्रेजेंट किया और वो बाउंस या चेक हो, बाउंस या डिसऑनर हो गया, चार्जेस कट जाएंगे। लेकिन मैंने एसबीआई का चेक दिया था, आपने ही प्रेजेंट एसबीआई में ही किया, तो ये चार्जेस नहीं कटेंगे आपको। सर जैसे हमें कैश विड्रॉ करना और हमने ऊपर टॉप में लिख दिया, फिर चेक बाउंस हो जाएगा तो भी क्या चार्जेस कटेंगे फिर से पूछो मैडम। जैसे हमें कैश विड्रॉ करना है थ्रू चेक, तो हम ऊपर क्रॉस करके अकाउंट लिख दिया हमने, तो चेक बाउंस हो जाता है फिर ऐसे केस में? चेक करके भूल से भी नहीं काम ये करने का। अगर चेक कैश विड्रॉ करना है तो इस बाबा को लिखने का ही नहीं,
सर जैसे हमने गलती से लिख डबल पैरेलल चेक बाउंस हो गया, गलती से लिख दिया कुछ नहीं होगा, चेक आप दूसरा चेंज कीजिए, सीधी सी बात है। आप कितनी बार भी उसमें अल्टरेशन करेंगे कुछ नहीं हो सकता है। ओके सर। चेक अगर कैश में विड्रॉ करना है, ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं होने चाहिए। क्लियर? हाँ, और में से ड्रॉर को ही ड्रॉर को भी पेनल्टी लगेगा, पेई को भी पेनल्टी लगेगा, दोनों को पेनल्टी लगेगा। तो ही पेई क्या कर सकता है, तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में खींच सकता है अगर उसके अकाउंट से पेनल्टी लगा है तो। इस कारण से डिसऑनर्ड या बाउंस में दोनों को पेनल्टी लगती है, हमेशा याद रखें इस फैक्ट को। बोलो ना। मिनिमम कितना वो लगता है वो कैंसिल होने के बाद पेनल्टी? बैंक का कुछ अलग अलग रहता है क्या? हाँ, वो अमाउंट से अमाउंट वेरी करता है, लेकिन आज जान के चलें कि लगभग 200-250 मतलब अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्ज हैं, है ना। बड़ा अमाउंट अगर रहेगा तो कुछ तो भी 285 रुपीज चार्जेस हैं, ऐसा है। 514 रुपए चार्जेस हैं, ऐसा है। तो अलग अलग बैंक के अलग अलग पेनल्टी चार्जेस हैं। सर जैसे ऑर्डर और हमने बैंक में डिपॉजिट किया और हमें तुरंत कैश चाहिए, तो क्या उसके लिए हमें अपना क्या आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा उस टाइम पे? मैंने बताया ना कि ऑर्डर चेक अगर है तो ऑर्डर का मतलब ही होता है कि जेन्युइननेस हमें जस्टिफाई करना है। स्पष्ट लिखा है मैंने डेफिनेशन, इन ऑर्डर चेक ड्रॉई नीड टू फाइंड द जेन्युइननेस ऑफ द कस्टमर। तो आपको आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा ऑर्डर चेक में। और अगर हम डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करते, कैश नहीं विड्रॉ करते, हाँ, तो फिर आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो अकाउंट के थ्रू रूट हो रहा है ना, तो वहां तो सारी आईडी प्रूफ है राम कुमार की। वो तो अकाउंट में जा ही रहा है, तो उसमें क्यों आईडी मांगे, क्योंकि वो अकाउंट ऑलरेडी केवाईसी कंप्लाइंट है ना। इसका मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड हमारे पास जमा है। ओके सर। ओके, तो यहीं पे आज की इस मैराथन क्लास को हम रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।